तो बच्चों आज का लेक्चर फ्रिक्शन का आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल अपन डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन, सही बात है। ओके, अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन का अगला पार्ट देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने कल आपको बताया था कि इंटरलॉकिंग फिनोमेना के वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग होती है ना, तो म्यू एस की वैल्यू जनरली म्यू के वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा होती है। म्यू एस की वैल्यू जो होती है वो म्यू के वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, अभी आप देखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो थोड़ा ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि मोशन शुरू करने के लिए, क्योंकि मोशन शुरू करनी है आपको, आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन है, तो आपको मिनिमम फोर्स कितना लगता है? म्यू एस इंटू एन, बराबर है, म्यू एस इंटू एन, इतना आपको मिनिमम फोर्स लगेगा मोशन को शुरू करने के लिए। लेकिन एक बार आपकी मोशन शुरू हो गई, एक बार मोशन शुरू हो गई तो यहां पे आने वाला जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है म्यू के एन। क्योंकि अभी वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? अभी वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। मुद्दे की बात समझो तुम, ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन जब मोशन शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक मोशन शुरू नहीं होती तब तक वो रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स और जो हम फोर्स लगा रहे, हमने जो फोर्स लगाया और फ्रिक्शन का फोर्स हम लगा रहे कैपिटल एफ और फ्रिक्शन आ रहा है ये, तो उसका ग्राफ मैंने आपको कल बताया था। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है और फिर थोड़ा सा डीप हो जाता है और फिर स्ट्रेट लाइन ऐसा है कि नहीं? ऐसा ग्राफ मैंने कल बताया था, याद होगा आप लोगों को। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करता यार कभी, हमेशा मेरे से टेढ़ी लाइन ही बनती है। अभी ये स्ट्रेट दिख रही होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला फोर्स, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एन, और ये वाला जो है ये है म्यू के एन, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपने लगाया ये वाला फोर्स तो फ्रिक्शन आया इतना स्टैटिक में, आपने लगाया इतना, स्टैटिक आया इतना, आपने लगाया इतना, ये आ गया इतना। लेकिन आप इसके ऊपर चले गए, इधर गए तो मोशन शुरू हो गई, तो अभी फ्रिक्शन इतना ही रहेगा। ये लेट दिखाता रहा है, डैम इट, इसको फास्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये ग्राफ आता है। ये ग्राफ मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, अपन ने कुछ 2-4 क्वेश्चन भी देखे थे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखो भाई, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इमेजिन करो ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन को इतना इंक्लाइन कर दिया ऐसे थीटा, और यहां पे ऐसा ब्लॉक रख दिया। इस ब्लॉक का जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो इधर आएगा mg, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा mg साइन थीटा, इधर आएगा mg कॉस थीटा। सब लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? और भैया यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, चलो म्यू ऐसे पकड़ लो, स्टैटिक फ्रिक्शन को कोएफिशिएंट है, ठीक है। अभी इमेजिन करो कि आपका जो इंक्लाइन एंगल है वो आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर आपने वो एंगल बढ़ा दिया तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब अगर एंगल आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, इफ यू इंक्रीज दैट एंगल टू मच, तो क्या हो जाएगा पता है क्या? इसको नीचे खींचने वाला जो फोर्स है, ये वाला कौन सा फोर्स है? ये mg साइन थीटा, ये उसको नीचे खींचना शुरू कर देगा ना यार, ठीक है। लेकिन उसको रोकने वाला फोर्स भी है यहां पे। रोकने वाला फोर्स कौन सा है यहां पे? फ्रिक्शन। रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन है। अब उस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहती है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है फ्रिक्शन की? म्यू एस एन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस एन। जैसे कि मैंने आपको बोला था, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एस एन नहीं होती, ये म्यू एस एन तक होती है। मतलब आप 5 न्यूटन लगाओगे फ्रिक्शन भी 5 आएगा, आप 10 लगाओगे फ्रिक्शन भी 10 आएगा। लेकिन जब तक अपर वैल्यू नहीं पहुंचती तब तक, एक बार अपर वैल्यू पहुंच गई
फिर उसके ऊपर वो फ्रिक्शन नहीं जाएगा, तो ये अपर वैल्यू है। अब इमेजिन करो अगर ऐसा हो गया कि ये वैल्यू अपर वैल्यू के बराबर हो गई, मतलब mg साइन थीटा म्यूएस एन के बराबर हो गया। अगर इससे अगर आपने थोड़ा भी इंक्लिनेशन बढ़ा दिया तो वो नीचे स्लाइड होना शुरू हो जाएगा ना, मानते हो आप मेरी बात को? ठीक है, अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन तुमको निकालनी है तो तुम एक काम करो, फिर यहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इधर देखो, ये कितना है mg cos थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन n, इसका मतलब n कितना आएगा यहाँ पे? n आएगा यहाँ पे, जो n आएगा, ये जो n है वो आएगा mg cos थीटा। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा देखो mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा। तो mg और mg कैंसल। इफ यू वांट टू से एनीथिंग प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट्स जल्दी से बता दो मेरे को, कोई टेंशन नहीं, डाउट्स में सारे क्लैरिफाई करूंगा लेक्चर में, कुछ भी पूछो आप। साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब ये है कि अगर इंक्लाइन एंगल अगर इससे ज्यादा हो गया, ये इंक्लिनेशन का एंगल, तो ब्लॉक का स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाता है भैया। ब्लॉक का स्लाइडिंग क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। रिपोज का मतलब क्या है? अभी रिपोज का डिक्शनरी मीनिंग तो कुछ अलग है यार, वो तो डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। डिक्शनरी मीनिंग का देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस, आई रिपोज माई फेथ इन यू, मतलब मेरा आप पे विश्वास है, ये मतलब रिपोज। रिपोज मतलब कैसे बताओ यार मैं हिंदी में मराठी में? रिपोज, टू हैव इट, इसी दैट इज रिपोज। लिखना है, अच्छा लिख लो, स्क्रॉल कर लो एक बार, ये लो लिख लो, लिख लो भाई इसको, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। हाँ बेटा, अरे किसका आवाज आ रहा है ये? किसका आवाज है भाई? हाँ बेटा, ओके 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 ओके, अरे मी ते बघितलंच नाही, डॅम इट, मीटिंग रूम में वो देखा ही नहीं मैंने। ओके भाई, आ गए बाकी के लोग मीटिंग रूम से आ गए मीटिंग में। ओके, प्रतीक्षा, चेतन, वो सब मीटिंग रूम में थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फिर से बोल देता हूँ, टेंशन नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चैट देखते देखते मैंने वो देखा ही नहीं। ओके कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से बोल देता हूँ आप लोगों को, बहुत इजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम क्विकली बोलता हूँ, लेकिन आप ध्यान दो बिल्कुल, ठीक है? आपका भी मिस नहीं होगा। मैं ये बोल रहा था कि एक इंक्लाइन प्लेन लिया हमने क्या किया? एक इंक्लाइन प्लेन लिया। जिसको समझ में नहीं आया वो भी ध्यान दो बच्चों, मैंने इंक्लाइन, अभी लिखने को भी टाइम मिलेगा। ईशा, यू विल गेट द टाइम टू राइट ऑल्सो, ओके? बाकी के लोग लिख लो। ये ऐसा मास है यहाँ पे, तो यहां पे अगर ऐसे डाउनवर्ड फोर्स है mg, तो इधर का आएगा mg साइन थीटा और इधर का कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इधर है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी mg कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो कि इसको पीछे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन, डेफिनेटली फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसको पीछे खींच रहा है। तो ये फ्रिक्शन जो है इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है? लेकिन अगर इसकी वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर चली गई तो फिर वो रोक नहीं पाएगा ना,
अगर mg साइन थीटा की वैल्यू, नीचे खींचने वाला फोर्स, अगर फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से उसकी वैल्यू ऊपर चली गई तो उसको रोक नहीं पाएगा। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, म्यू एस एन, कल अपन डिस्कस कर रहे थे, बराबर है कि नहीं। सो mg साइन थीटा मोर देन म्यू एस एन, तो mg साइन थीटा अगर मोर देन म्यू एस एन हो गया तो भाई स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, स्लाइडिंग विल स्टार्ट। तो यार mg साइन थीटा मोर देन म्यू एस, एन की वैल्यू कितनी यहां पे, एन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है ना, तो ये आ जाएगा, इसको लिखो यहां पे, एक सेकेंड ना, इसको लिखता हूं मैं अच्छे से, mg साइन थीटा मोर देन म्यू एस mg cos थीटा अगर हो गया तो, mg साइन थीटा अगर मोर देन म्यू एस mg cos थीटा हो गया तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। mg कैंसल, साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस, मतलब थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ म्यू एस अगर हो गया तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये थीटा है, ब्लॉक विल स्टार्ट sliding if theta is more than tan inverse of mu s, theta is more than tan inverse of mu s। समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। अभी कोई मीटिंग रूम में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, समझा, चलो बहुत अच्छे। जो लोग लेट आए उनको भी समझ में आ गया, मतलब मेरे वजह से लेट हुए, आप खुद लेट नहीं हुए थे, समझ में आ गया। ये हुआ एंगल ऑफ रिपोज। अभी नेक्स्ट मुझे आपको बताना है फ्रिक्शन एंगल क्या होता है। फ्रिक्शन एंगल, मैं फ्रिक्शन एंगल आपको बताता हूं, ठीक है। फ्रिक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिपोज समझ में आ गया, बहुत अच्छे। देखो एंगल ऑफ रिपोज आप प्रैक्टिकली भी इमेजिन कर सकते हो, जैसे ये माउस है, ठीक है, माउस दिख रहा है सबको, कंप्यूटर का माउस, और इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये देखो, ठीक है, ये व्हाइट है इसलिए थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे रख दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है, माउस को। अब मैंने इसको अगर ऐसे टिल्ट कर दिया, देखो मैंने अगर इसको टिल्ट कर दिया ऐसे, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस एंगल पे ये स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। देखो, हाँ देखो 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 देखो, स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग शुरू हो गई। तो जिस एंगल पे स्लाइडिंग शुरू हो गई, जिस एंगल पे स्लाइडिंग शुरू हो गई वो हो गया इसका एंगल ऑफ रिपोज। मैं स्क्रीन पे भी देख रहा हूं, कैमरे की तरफ भी देख रहा हूं। देखो जिस एंगल पे स्लाइडिंग शुरू हो गई वो हो गया अपना एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। जिस एंगल पे स्लाइडिंग शुरू हो गई वो हो गया अपना एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज से तुम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। कैसे? म्यू एस इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? चलो भाई, अब देखो फ्रिक्शन एंगल क्या होता है। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप खींचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो यार डेफिनेटली यहां पे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन आएगा, या अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना आएगा, आप कितना फोर्स लगा रहे हो। आप मैक्सिमम वैल्यू से कम लगा रहे हो तो जितना आप लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन आएगा। आप मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर चले गए तो भाई मोशन शुरू हो जाएगी फिर, ठीक है। और ये है आपकी नॉर्मल रिएक्शन, ये वाली, ये नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन mg हो सकती है, mg के अलावा कुछ और भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि कोई और चीजें हो, कोई और फोर्स हो, इलेक्ट्रिक कोई और फोर्स आ गया तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी अलग भी आ सकती है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ये आप टाइम टू टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो दोनों फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, ये दोनों सरफेस है, दोनों फोर्सेस सरफेस के वजह से लग रहे हैं।
दीज आर सरफेस फोर्सेस। सरफेस पुश कर रहा है, वो सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन है, और सरफेस फ्रिक्शन लगा रहा है, तो सरफेस के दो दो फोर्सेस है। तो इन दो फोर्सेस को अगर आप कंबाइन करोगे तो सरफेस ने लगाया हुआ नेट फोर्स ये आएगा, नेट फोर्स बाय सरफेस, नेट फोर्स बाय सरफेस। तो नेट फोर्स बाय सरफेस कितना आएगा? नेट फोर्स बाय सरफेस आएगा √n² प्लस f²। नेट फोर्स बाय सरफेस √n² प्लस f², ये नेट फोर्स बाय सरफेस आएगा। इसमें ये वाला जो एंगल है, लेट अस कॉल इट अल्फा, यहां पे tan अल्फा क्या आएगा? देख लो भाई, tan अल्फा क्या आएगा यहाँ पे? tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट तो ये f आएगा और एडजेसेंट तो n आएगा। ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको कहा जाता है फ्रिक्शन एंगल, tan इनवर्स ऑफ f/n, इसको कहा जाता है फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन एंगल क्या कहा जाता है इसको? फ्रिक्शन एंगल। ये लिख लो इसको, चलो फटाफट फटाफट लिख लो। चलो मैं 30 सेकंड दे रहा हूं आपको लिखने के लिए। लिखना बहुत जरूरी है, आपको लिखने की आदत लगनी चाहिए, ठीक है? नोट्स निकालना, इसको लिखना बहुत सही है। फ्रिक्शन एंगल और एंगल ऑफ रिपोज क्यों होता है, सेम क्यों होता है? बेटा फ्रिक्शन एंगल और एंगल ऑफ रिपोज सेम नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में वो सेम हो सकते, कुछ केसेस में वो सेम हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वैदेही ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत सही है। वैदेही का ये कहना है कि सर फ्रिक्शन एंगल और एंगल ऑफ रिपोज सेम होते हैं क्या, और सेम होते हैं तो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? ठीक है, तो मैं बोलता हूं, ठीक है। फ्रिक्शन एंगल जो होता है ना बच्चों, फ्रिक्शन एंगल, वो जो फ्रिक्शन एंगल होता है, वो जो फ्रिक्शन एंगल होता है, अगर देखो फ्रिक्शन एंगल मैंने कैसे डिफाइन किया, मैंने फ्रिक्शन एंगल ऐसे डिफाइन किया, ये नॉर्मल रिएक्शन है आपकी, ये आपका फ्रिक्शन है, और ये आपका नेट फोर्स है सरफेस का, तो ये आपका फ्रिक्शन एंगल है। तो tan अल्फा मैंने लिया f/n। अगर आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम के इक्वल हो गया तो, अगर आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम के इक्वल हो गया तो आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? μsn मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। अब वो अगर यहां पे पुट किया आपने μsn फ्रिक्शन की जगह, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ μs। तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल आ गया ना। तो इन केस फ्रिक्शन रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। In case friction reaches to maximum value, angle of repose becomes equal to angle of और friction angle के बराबर हो जाएगा। ओके, गॉट इट? अब तो क्लियर है भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम एकदम एट ऑल। ओके, चलो भाई अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये समझ में आ गया? एक दा स्टेटमेंट रिपीट करा, स्टेटमेंट रिपीट कर दो। व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, when static frictional force maximum हो जाता है, then angle of repose is equal to friction angle। लेकिन दोनों को एक मत समझो, दोनों क्या अलग अलग क्या है वो समझ लो। becomes friction angle, angle of repose क्या होता है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ μs, ये एंगल ऑफ रिपोज है। और फ्रिक्शन एंगल क्या होता है? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। आई थिंक ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक आहे. रोहन इज आस्किंग मी सर कायनेटिक फ्रिक्शन मध्ये दोन्ही इक्वल असतात का? जर कायनेटिक फ्रिक्शनचा कोइफिशियंट आणि स्टॅटिक फ्रिक्शनचा कोइफिशियंट जर सेम असतील म्यू के म्यू एस तर मग इक्वल येतील. हो मग इक्वल येतील. म्यू एस म्यू के जर एक सेमच असतील तर मग इक्वल येतील ना. ओके अंडरस्टूड. ओके अभी मैं जा रहा हूं अगले पॉइंट पे. अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. मतलब ये तो सिंपल टॉपिक था जो मुझे आपको बोलना था. मुझे एक्चुअली आपसे आज क्वेश्चंस करवाने थे तो आज मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं. आप क्वेश्चंस करो ठीक है. मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को. एक टॉपिक मैंने आपको बोल दिया अभी क्वेश्चंस करेंगे. सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है ओके और ये मास m है. इफ ब्लॉक m इज स्टेशनरी, अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है, इफ ब्लॉक m इज स्टेशनरी, व्हाट इज द पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देता हूं मैं आपको म्यू एस. व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, पहला क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन में आपको, ये मेरे नीचे लिखा जा रहा है क्या? ठीक है मैं थोड़ा अलग जगह पे लिखता हूं. व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज नेट फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक. और भाई किसी ने अगर इसका आंसर सही दे दिया तो भाई मैं मान जाऊंगा कि बंदे में दम है. क्वेश्चन देख लो तुम. इफ ब्लॉक m इज स्टेशनरी, ब्लॉक m स्टेशनरी है भाई, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक, बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक. चलो वैदेही ने आंसर दिया है दोनों क्वेश्चन का, ए और बी. चलो मैं सोचने के लिए आपको अच्छा खासा 1 मिनट देता हूं क्योंकि क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है ना, तो सोचना तो पड़ेगा आपको. सोचो और सोच के बताओ. यू हैव 1 मिनट. चलो भाई सोचो. ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए ना एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर लगते हैं. देखो वैदेही ने आंसर क्या दिया है. वैदेही ने आंसर दिया है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा. फ्रिक्शन, पहले क्वेश्चन का आंसर वैदेही ने दिया म्यू एस एम जी कॉस थीटा. वैदेही दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? बाकी लोग भी ट्राई करो. चेतन, साक्षी, कार्तिकी, हर्षाली, यू ऑल्सो टेल मी. चैट में बोलो या फिर आप इसमें वॉइस में भी बोल सकते हो. और वैदेही ने सेकंड का आंसर बोला है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा. ओके अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं ठीक है. अभी आप ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं उसके तरफ. वैदेही पहली बात आपका आंसर गलत है बेटा. अब क्यों गलत है वो भी समझाता हूं मैं. ध्यान दो, जिन लोगों ने सोचा है उनको भी बताता हूं मैं. आप लोग सोच रहे होंगे या फिर वैदेही ने यह सोचा होगा, मुझे पता है, कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन. फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू एस एन. और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? ये आएगी एम जी कॉस थीटा और इधर आएगा एम जी साइन थीटा. तो बहुत इजी, डायरेक्ट आंसर आ गया. म्यू एस एन की वैल्यू कितनी है? एम जी कॉस थीटा. यही सोचा है कि नहीं वैदेही? आपने यही सोचा. लेकिन बेटा आपसे ये गलती हो गई. ये जो वैल्यू होती है ना बेटा फ्रिक्शन की, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है. और इसमें ऐसा कहीं पे आपको लगा कि फ्रिक्शन मैक्सिमम तक पहुंच गया,
जब तक फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता तब तक फ्रिक्शन की जो वैल्यू डेवलप होती है वो उसके अगेंस्ट कितना उतनी डेवलप होती है, मतलब उसके अगेंस्ट तो ये वाला फोर्स है ना, तो फ्रिक्शन भी उतना ही डेवलप होगा, फ्रिक्शन इतना ही डेवलप होगा, उससे ज्यादा क्यों आएगा भाई फ्रिक्शन। अगर स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई तो समझ लो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया, लेकिन यार स्लाइडिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब उसके ऊपर के फोर्सेस बैलेंस है, उसके ऊपर के फोर्सेस बैलेंस है, मतलब फ्रिक्शन उतना ही आएगा जितना उसके अगेंस्ट है। मैंने बोला साक्षी इज सेइंग कि सर पहले एक्सेलरेशन फाइंड करावं लागेल, पण बेटा साक्षी मी ऑलरेडी मेंशन केलंय ना कि इट्स स्टेशनरी है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये स्टेशनरी है। तो ये जो ब्लॉक है ये स्लाइडिंग नहीं कर रहा, ये स्टेशनरी है, तो इस ब्लॉक को नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है, mg साइन थीटा। तो यार फ्रिक्शन उतना ही आएगा जितना इसको बैलेंस कर सके, फ्रिक्शन उतना ही आएगा जितना इसको बैलेंस कर सके, स्टेशनरी है ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आनी चाहिए mg साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे। फ्रिक्शन में ये जो साक्षी ने जो आंसर दिया फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, तो उसने एन की वैल्यू निकाली और म्यू इंटू mg कॉस थीटा किया, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम थोड़ी पहुंच रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम तो जा ही नहीं रहा ना फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के इक्वल होगी। कार्तिक इज सेइंग अच्छा क्वेश्चन था, ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि नहीं। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, mg साइन थीटा, ये आंसर है। ऑप्शन में ये भी रहेगा, ऑप्शन में म्यू एस म्यू mg कॉस थीटा भी रहेगा ऑप्शन में, लेकिन ये गलत आंसर है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ओके समझ में आ गया बच्चों, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें, व्हाट इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों बताओ। ब्लॉक स्टेशनरी है, ब्लॉक स्टेशनरी है और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। कार्तिकी सिंह 0-0 कैसे होगा बेटा, ब्लॉक स्टेशनरी है तो ब्लॉक को पकड़ के रखने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगा ना सरफेस, है कि नहीं। वैष्णवी ने बहुत सही आंसर दिया, वैष्णवी कह रही mg, करेक्ट। देखो इसको नीचे खींचने वाला फोर्स क्या है, mg, तो सरफेस कौन से फोर्सेस लगाएगा, सरफेस इधर लगाएगा फ्रिक्शन, सरफेस इधर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस ने लगाया है नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन भी सरफेस ने लगाया, लेकिन इन दोनों का कुल मिला के जो फोर्स आएगा, कुल मिला के ये फोर्स इसी को बैलेंस करेगा, क्योंकि वो स्टेशनरी रहना चाहता है ना, तो स्टेशनरी रहने के लिए नीचे खींचने वाला तो mg है, तो वो किसको बैलेंस करेगा भाई, mg को बैलेंस करेगा। सो फोर्स, तो सेकंड ऑप्शन का आंसर आएगा फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस इज mg। यस वैष्णवी यू आर राइट, बहुत करेक्ट। अरे क्या हो गया, 4 लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया क्या। सर म्हणजे नेहमी स्टेशनरी ऑब्जेक्टला mg साइन थीटा असेल का फ्रिक्शन, यस बेटा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट असेल तर फ्रिक्शन mg साइन थीटा पर्यंतच डेव्हलप होईल, ठीक आहे। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट असेल तर फ्रिक्शन mg साइन थीटा पर्यंतच डेव्हलप होईल, त्याच्यावर जाणारच नाही, कारण तितकंच लागतं ना बॅलन्स करायला। स्लाइडिंग सुरू झाली की समजून घ्यायचं, लेट अस से अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, तो अब बताओ भाई फ्रिक्शन कितना आएगा। अब स्लाइड हो रहा है तो अभी फ्रिक्शन इसका मतलब मैक्सिमम तक चला गया, मगर अब आएगा वो म्यू mg कॉस थीटा, क्योंकि अभी स्लाइडिंग शुरू हो गई ना, अभी स्लाइडिंग शुरू हो गई, इसलिए अभी मैक्सिमम आएगा म्यू एन, और एन कितना है mg कॉस थीटा। तो स्लाइडिंग शुरू हो गई मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम तक पहुंच गया, स्लाइडिंग नहीं शुरू हुई मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब वो mg साइन थीटा के बराबर ही है। चलो भाई ये पॉइंट, ये मुद्दा भी क्लियर हो गया।
ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया सबको। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। अगला क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन करो। दो सरफेसेस है, देखो हाँ अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, चैलेंजिंग। आइडेंटिकल सरफेसेस है, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, ये स्मूथ है, ठीक है। ब्लॉक टेक्स टाइम t टू रीच बॉटम इन फर्स्ट केस, and takes time 2t in second case. Find mu. ये आपका फर्स्ट केस है, यह आपका सेकंड केस है। चलो क्वेश्चन दे दिया मैंने आप लोगों को। देखो भाई चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सोचना तो पड़ेगा। इफ यू वांट आई कैन गिव यू 1 मिनट, नहीं मुझे लगता 2 मिनट देने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ना। यू विल हैव टू फिगर आउट। ओके चलो 2 मिनट दे दिए मैंने क्लॉक पे, ट्राई करो भाई। Block takes time t to reach bottom in first case and takes time 2t in second case. Find mu. Mu को find करो। सोचो भाई सोचो। मैं आपको हिंट दूं क्या? काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी साइन थीटा, क्योंकि नीचे खींचने वाला एम जी साइन थीटा फोर्स है ना, और इसको नीचे खींचने वाला फोर्स क्या आएगा भाई? यार यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा, तुमको फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन है कि नहीं? तो तुमको पहले वाले का काइनेमेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा और दूसरे वाले का भी काइनेमेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। फिर दोनों, एक में टाइम t, एक में टाइम 2t, फिर उससे सॉल्व होगा वो। अरे टाइम नहीं निकालना, वैष्णवी ने टाइम निकाल दिया। अरे टमाटर टाइम नहीं निकालना है, म्यू निकालना है, म्यू म्यू। टाइम कैसे फाइंड करोगे तुम टमाटर? देखो अभी मैं बोलता हूं, ध्यान दो, मैंने काफी टाइम दिया आपको सोचने के लिए, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट केस का मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान दो। हाँ अभी बिल्कुल, फर्स्ट केस में डाउनवर्ड एम जी साइन थीटा है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जी साइन थीटा। लेटस से यहां तक का डिस्टेंस है s, ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यार u जीरो है, क्योंकि इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों। सॉरी इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू हाफ, इसका एक्सेलरेशन कितना है? g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये पहले वाले का इक्वेशन आया क्योंकि स्मूथ था इसलिए, स्मूथ था इसलिए। सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में नीचे खींचने वाला फोर्स है एम जी साइन थीटा, स्लाइड कर रहा है तो ऊपर खींचने वाला फोर्स होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी कॉस थीटा कैसे आया भाई? फ्रिक्शन कैसे आया? यहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकाली मैंने। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगी? एम जी कॉस थीटा के बराबर आएगी। तो फ्रिक्शन होता है म्यू एन, ठीक है? तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा नीचे?
ये एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन आएगा नीचे खींचने वाला फोर्स mg साइन थीटा, पीछे खींचने वाला फोर्स म्यू mg कॉस थीटा, उसको माइनस करो, डिवाइड बाय मास m, डिवाइड बाय मास m। तो यहां पे m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो g कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा माइनस ये म्यू कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन आएगा। तो रफ सरफेस पे जो स्लाइडिंग का एक्सेलरेशन है, रफ सरफेस पे जो स्लाइडिंग का एक्सेलरेशन है वो आएगा g इंटू साइन थीटा। ध्यान दो यार बच्चों, ध्यान दो, ठीक है। मैं जानता हूं थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, इतना लेंदी भी नहीं है। मैंने स्मूथ सरफेस पे देखो इक्वेशन नंबर 1 निकाला एक्सेलरेशन निकाल के, अभी मैं रफ सरफेस पे एक्सेलरेशन निकाल के अभी मैं फिर से इक्वेशन लगाऊंगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u 0 है, s तो उतना ही है, उतना ही नीचे आना है उसको। अब एक्सेलरेशन कितना है, अब एक्सेलरेशन g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। लेकिन इसका टाइम t नहीं है, इसका टाइम कितना है 2t। याद करो, पहले वाले का टाइम था t, दूसरे वाले का टाइम था 2t, तो यहां पे मुझे टाइम पुट करना पड़ेगा 2t, तो टाइम 2t ना, एक्सेलरेशन a इंटू 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा 4t स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। भाई दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए, तो दोनों को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा। इधर भी s है और इसके पहले वाला जो इक्वेशन था इसमें भी s है। मैं काम करता हूं, इसको सीधा ना कॉपी कर लेता हूं यहां से, ठीक है। इस इक्वेशन को ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। देख लो भाई, ये दो इक्वेशन आ गए मेरे पास, दिख रहे क्या सबको? ये दो इक्वेशन आ गए, एक में मैंने टाइम t पुट किया, दूसरे में मैंने टाइम 2t पुट किया। एक में एक्सेलरेशन था g साइन थीटा और दूसरे में एक्सेलरेशन था g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन था, इसलिए g साइन थीटा में से म्यू g कॉस थीटा माइनस करना पड़ा। दोनों को इक्वेट करो क्योंकि दोनों का s सेम है, इक्वेट करोगे तो क्या आएगा भाई, हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा 4t स्क्वायर इक्वल टू हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल होता है, देखो हाफ कैंसिल, g कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, बचता क्या है भाई, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 4 बचता है। देखो इंटू 4 इज इक्वल टू, आगे क्या है साइन थीटा, ये 4 को इधर भेज दो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय 4, ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय 4, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा बाय 4। अल्टीमेटली ये 4 को ये म्यू कितना आएगा 3/4, ये कॉस उधर जाएगा, साइन बाय कॉस tan थीटा, तो म्यू आता है 3/4 tan थीटा। ये अपना आंसर है। समझे कि नहीं समझे? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट गॉट इट? देख लो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी समझ में आ गया? ईशा इज सेइंग सर प्लीज लेट अस राइट। चलो मैं 30 सेकंड देता हूं आपको लिखने के लिए। सही बात है यार, लिखने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा। 1 मिनट देता हूं चलो लिखने के लिए, 1 मिनट। ये 1 मिनट का स्टॉप वॉच लगा दिया मैंने। चलो यहां से ये दो इक्वेशन लिख लो तुम पहले, ये दो इक्वेशन तुम पहले लिख लो।
समझा कि नहीं समझा? स्मूथ सरफेस में एक्सेलरेशन था जी साइन थीटा और रफ सरफेस में एक्सेलरेशन था जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। स्मूथ सरफेस में एक्सेलरेशन था जी साइन थीटा और रफ सरफेस में एक्सेलरेशन था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन का माइनस करना पड़ा ना, इसलिए स्मूथ सरफेस में टाइम लगा था टी, रफ सरफेस में टाइम लगा था 2t। साक्षी समझ लो बेटा, वेरी गुड। साक्षी सेइंग गुड क्वेश्चन, यस गुड क्वेश्चन। वैद्य इज आस्किंग मी बिना काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के नहीं आ सकता क्या? नहीं बेटा, बिना काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के नहीं आ सकता। ठीक है, बिना काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। ओके, गॉट इट। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं यार फ्रिक्शन पे। एक और क्वेश्चन दूं क्या जिसमें आपको सोचना पड़े, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 1 बजने को 8 मिनट बाकी है, लेकिन 8 मिनट में एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ईशा बेटा आपने ये लिख लिया? ओके, आंसर लिख लो बेटा, फाइनल आंसर भी लिख लिया। चलो 2 मिनट का टाइम भी हो गया वैसे। चलो ये अगला क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। ये भी सोचने जैसा क्वेश्चन है। देखो यहां पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दिया है 2 kg, म्यू दिया है 0.4। ठीक है, एक काम करता हूं, ब्लॉक का मास दिया है √2 kg, √2 kg ले रहा हूं मैं, √2 kg, और थीटा दिया है 45 डिग्री। ठीक है, और 2 क्वेश्चन पूछे यहां पे। पहला क्वेश्चन फाइंड, क्या फाइंड करना है देखो, फाइंड फोर्स थीटा 45 दे दिया क्या मैंने? हाँ, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड। मैं एक काम करता हूं, मैं थीटा की वैल्यू चेंज करता हूं यार, थीटा की वैल्यू ना, रुको एक सेकंड, मेरे को क्वेश्चन देने दो पहले। एक काम करो, तुम मास को है ना 2 kg रखो, तुम थीटा की वैल्यू ले लो, थीटा की वैल्यू ले लो तुम, और थीटा की वैल्यू कितनी लेते हो यार? एक काम करो, मैं tan थीटा की वैल्यू देता हूं, tan इनवर्स ऑफ 0. नहीं यार, एक्चुअल वैल्यू देनी पड़ेगी, एक्चुअल वैल्यू देता हूं मैं आपको। 30 डिग्री ले लो यार, 30 डिग्री ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। और ये मास ले लो आपका √3 kg। ठीक है, आपको कैलकुलेशन, हाँ अभी ये फाइनल वैल्यूज है, ये जो मैंने दी फाइनल वैल्यूज है। फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक अप, ब्लॉक को ऊपर पुश करने के लिए कितना फोर्स लगेगा? ऐसे ऊपर पुश करने का है ब्लॉक को, ब्लॉक को ऊपर पुश करने के लिए कितना फोर्स लगेगा? चलो ट्राई करो भाई, सोचो, ब्लॉक को ऊपर पुश करने के लिए कितना फोर्स लगेगा? सोचो सोचो सोचो, अरे मैंने टाइमिंग नहीं लगाया, 1 मिनट का टाइम लगा रहा हूं मैं। रोहन ने आंसर दिया 6 न्यूटन। ब्लॉक को ऊपर पुश करने के लिए कितना फोर्स लगेगा? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक अप? लेट मी गिव यू अ हिंट,
ब्लॉक को पुश करने के लिए ये जो डाउनवर्ड mg है इसका एक कंपाउंड इधर आता है, mg साइन थीटा भी लगेगा और mg साइन थीटा के साथ साथ भाई यहां पे फ्रिक्शन भी आएगा, दोनों फोर्सेस आएंगे। तो ऊपर पुश करने के लिए जो फोर्स चाहिए आपको ये F, वो एक्चुअली आना चाहिए, वो F आना चाहिए फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा, फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू n, क्योंकि पुश करना है ना तो उतना मैक्सिमम तक लगाना पड़ेगा, तो म्यू mg कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा। तो ये आ जाएगा mg कॉमन ले लो, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2 और ये कितना है 0.4 और m है √3 इंटू 10, ये √3 खाली पीली √3 दे दिया मैंने, कोई जरूरत थी नहीं वैसे। ये होगा 10√3 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 0.4 इंटू √3 प्लस 1/2, ये आंसर आएगा आपका। 2 से डिवाइड करो, ये 5 हो जाएगा, ये आएगा 5√3 इन ब्रैकेट 0.4√3 प्लस 1। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू 0.4 2, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 3 6 प्लस 5√3, ये आपका आंसर है। फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश अप, ऊपर पुश करो। अगर यही मैंने डाउन पुश करने को बोला होता, तो डाउन पुश करने को बोला होता तो आगे खींचने वाला mg साइन थीटा आपको उल्टा हेल्प करता। mg साइन थीटा मतलब m है √3, g है 10 और साइन थीटा कितना है 1/2, 30 डिग्री है ना साइन 30, तो ये कितना था 5√3, तो 5√3 आपको हेल्प करता नीचे पुश करने में। आपको अपोज कौन करता, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती, अगर आपको नीचे पुश करना हो की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको नीचे पुश करना है तो फ्रिक्शन आपको अपोज करता, तो फ्रिक्शन कितना आता म्यू n, दैट इज म्यू mg cos थीटा। म्यू कितना है 0.4, m कितना है √3, g कितना है 10, cos 30 कितना आएगा √3/2। देखो तो कितना आता है ये कैलकुलेट करके, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 10 इंटू 0.4 4/2 2, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 3 6, ये 6 न्यूटन। तो यार ये पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन 6 न्यूटन और आगे खींचने वाला 5√3। 5√3 कितना होता है 5 इंटू 1.73, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 5 3 15 ला 1 हाताला 7 5 35 आणि 36 ला 3 48, 7 5 1 5 आणि 3 8, 8.6। यार नीचे खींचने वाला 8.6 है ना और फ्रिक्शन 6, तो फ्रिक्शन ऑलरेडी कम है, तो नीचे ढकेलने के लिए आपको फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा कि नीचे खींचने वाला फोर्स ऑलरेडी ज्यादा है, 8.6 ऑलरेडी ज्यादा है। अगर नीचे ढकेलना होता तो 0 फोर्स लगाना पड़ता। ये देखो, देख लो भाई। ओके, तो यहां पे रुकने का, फिर रुकने का यहां पे। चलो एक तो बच गया। आज अच्छे क्वेश्चंस भी हुए और अच्छी प्रैक्टिस भी हुई।